वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हिमाचल प्रदेश में एलटी टेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमने आप लोगों के साथ तैयारी की थी, अर्थात आप लोगों को जो एलटी टेट की तैयारी करवाई थी, तो वो पूरी तरह से सार्थक है। जितने भी हमने वीडियो डिस्कस किए थे, लगभग वही प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इक्का दुक्का को छोड़ बाकी सभी प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ, ये जो वीडियोज़ होंगी एलटी टेट के प्रश्न पत्र की, इन्हें हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। मेरी मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको गलत उत्तर बताऊं या गलत उत्तर आपके साथ साझा करूं। अगर फिर भी ये ऐसा होता है कि आपको किसी प्रश्न पर डाउट होता है तो आप बेझिझक बताइएगा, परंतु ये अवश्य करिएगा कि अगर किसी उत्तर पर आपको डाउट है तो पहले आप थोड़ी सी खोजबीन कीजिएगा, उसके पश्चात कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को टाइप करिएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं उठ के आपने उत्तर दे देना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि मेमोरेंडम का हिंदी रूप क्या होता है। तो आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे, इसमें से जो सही विकल्प होना था तो वो होना था विकल्प बी, ज्ञापन। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूरदास के गुरु कौन थे। इस प्रश्न को कितनी बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो अगर आपने ढंग से उस समय सुना होता तो आप इसको अवश्य सही करते। तो जो सूरदास के गुरु थे तो वो थे बल्वाचार्य। अगला प्रश्न देखिएगा, इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। कथन किसका होगा। तो ये कथन हो जाएगा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का बी सही विकल्प हो जाएगा। इस प्रश्न को भी कई बार आपके साथ डिस्कस किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 4 संकलन त्रय में किन 3 चीज़ों को एक साथ रखा जाता है। ये होगा स्थान, काल और कार्य। तो अधिकतर प्रश्न आपके साथ पहले ही साझा किए गए हैं, अर्थात पहले डिस्कस किए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आता होगा। देखिए, अगला प्रश्न है 5, अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है। तो जो अंधों का रंगमंच कहा जाता है, ये कहा जाता है रेडियो नाटक को। सी सही विकल्प होता है यहाँ पर। हाँ दोस्तों, कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वो ये चर्चा करते थे कि हमें सिर्फ एलटी टेट के ही प्रश्न पत्र पढ़ने हैं, बाकी नहीं। तो देखिए, यहाँ पर उस समय भी मैंने उन्हें समझाया था कि जो हिंदी साहित्य होता है काफ़ी वाइड होता है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो एलटी कमीशन में पूछे गए हैं, फिर वो रिपीट होकर एलटी टेट की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। वही इस परीक्षा में भी हुआ है। कई प्रश्न ऐसे थे जो एनटीए नेट में पूछे जाते थे, परंतु फिर से यहाँ पर टेट की परीक्षा में भी पूछे गए हैं। तो हिंदी साहित्य काफ़ी वाइड है, प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए आपको वाइड तरीके से अपनी तैयारी करनी है, ठीक है ना। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, 6 अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हिंदी की किस उपभाषा में हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर पूर्वी हिंदी में। छठे का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, रांधत प्याज बिगाड़त नाज, न आवत लाज करे सब बच्चन। किस संत कवि की पंक्तियाँ होंगी ये। तो ये हो जाएंगी सुंदरदास की पंक्तियाँ। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8, निम्नलिखित कवियों में महाप्राण किसे कहा जाता है। महाप्राण कहा जाता है निराला को। आपने सुना ही होगा, कई वीडियो में मैं कहता था महाप्राण निराला। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। चलिए 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। अब 9वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो जो उज्ज्वल की सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगी तो वो होगा विकल्प डी। इस प्रकार से उज्ज्वल को लिखा जाता है। अगला है नीचे, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो ये होगा ब, क्योंकि जो ब का उच्चारण स्थान होता है ये ओष्ठ होते हैं। अगर नीचे के होठ को काट दिया जाए तो व का उच्चारण नहीं कर पा सकते, बाकी ल, ध और ख का कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, यहाँ पर जिन्होंने भी मुझे ये प्रश्न पत्र सेंड किया है उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने इस समय रहते हुए मुझे ये प्रश्न पत्र दिया है, तो मुझे काफ़ी हर्ष की बात हो रही है ये। अगला प्रश्न देखिए 11, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कौन सा उचित नहीं होगा। तो जो विकल्प सी है यहाँ पर सुख और कष्ट, ये नहीं होगा, बाकी तीनों ही उचित हो जाएंगे। अगला देखिए 12, चढ़ते हुए डैश को देख हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए, खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा। तो ये आ जाएगा मृगवृंद।
अगला प्रश्न है 13, रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपथ्य। अगला है 14, उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो जो उर्दू शब्द होगा ये तुर्की का होगा। अगला प्रश्न है 15, हिंदी के किस रूप को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा होने की मान्यता मिली थी? तो ये मिला है खड़ी बोली हिंदी को। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे थे वो सभी अवश्य बताइएगा कि आपका पेपर किस तरह गया है, कितने नंबर आपको लग रहे हैं कि आपके बनेंगे, ये अवश्य बताइएगा। अगला देखिए 16, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नाम दिया गया था बीज वपन काल। अगला प्रश्न देखिए 17, भाषा की रात कविता किस कवि द्वारा लिखित है? तो ये हो जाएगी सुदामा पांडे धूमिल की कविता। यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18, लेखकों ने हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये किया था भारतेंदु की उपाधि से। ये उस समय किया गया था जब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अंग्रेजों के द्वारा सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतेंदु जी को अर्थात हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि हिंदी विद्वानों के द्वारा दी गई थी। और कहाँ पर दी गई थी? काशी में। अगला प्रश्न देखिए 19, रस कलश किस भाषा में लिखी गई कविता है? तो ये लिखी गई थी ब्रज भाषा में। और किसकी कविता है? हरिऔध जी की। अगला प्रश्न है 20, सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? तो ये भी कई बार बताया गया था आपको। तो ये था गोसाई दत्त। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो ये अलका हो जाएगा। बाकी दीपशिखा, आत्मिका, परिक्रमा ये तीनों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की हो जाएंगी, परंतु जो अलका है ये निराला जी की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 22, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा हम सब इकट्ठे हुए बिना जीत नहीं सकते। तो बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 23, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? विकल्पों के अनुसार तत्सम शब्द हो जाएगा अक्षी। अक्षी को ये तत्सम रूप हो जाएगा, विकल्प ए। फिर देखिएगा 24, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के होते हैं 4 प्रकार। अगला प्रश्न देखिएगा 25, कोयले की दलाली में डैश काला। तो बताना था कोयले की दलाली में क्या काला होता है? तो कोयले की दलाली में मुंह काला हो जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। आगे देखिए, धोखा नामक निबंध के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रक्तचंदन एकांकी के लेखक कौन होंगे? तो जो रक्तचंदन एकांकी के लेखक हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है 28, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है किसने कहा है ये? तो ये कथन हो जाएगा महात्मा गांधी का। अगर आपको स्पीड थोड़ी धीरे लग रहे हैं तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम को बढ़ाकर। अगला देखिए 29, माला फेरत युग भया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का मन का फेर से तात्पर्य क्या होगा? तो यहाँ पर मन की शुद्धता पर बल दिया गया है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 30, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 31, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होंगे? तो ये हो जाएंगे 5। अगला प्रश्न देखिएगा 32, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं 13, तो विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम 32 प्रश्नों तक की चर्चा करेंगे। जल्द ही हम इसके दूसरे तीसरे और कंप्लीट वीडियो को आपके साथ साझा करेंगे। तब तक आप इन 32 में से बताइए कितने आपके सही हो रहे हैं।